हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम रिवाइज करेंगे द चैप्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखिए एक चीज बेसिक लेके चलिए, वो ये है कि सीए इंटर में कंपनीज एक्ट टिल सेक्शन नंबर 72 तक 30 से 40% मार्क्स की वेटेज है। तो कंपनीज एक्ट है 60 नंबर का, तो टिल सेक्शन 72 तक अगर हम 60 मार्क्स का 30% लेते हैं तो मिनिमम हो गया 18 नंबर, और 40% लेते हैं तो 24 मार्क्स तक ये कोर्स में आ सकता है। तो आज हम चैप्टर 2 रिवाइज करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 देखा था, प्रिलिमिनरी, सिर्फ 2 सेक्शन होते हैं। 30 अगस्त 2013 को ये एक्ट आया, एंड सेक्शन 2 में डेफिनेशंस। थोड़ी फास्ट रिवीजन रहेगी ये, आप मेरे साथ लिख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 की हम रिवीजन लेने जा रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा लगभग 1 पेज में ये पूरा मैं आपके लिए लिख भी पाऊं और आपको रिवाइज करवा पाऊं। तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस इज चैप्टर नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन of company and matters incidental thereto, जिसका मतलब हो गया हम मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के ऊपर यहां पे सारी बात करेंगे। एंड मैटर्स इंसिडेंटल thereto, और साथ में आप जानते हैं कंपनीज एक्ट के साथ में हमें क्या लेके चलना है, रूल्स लेके चलना है। सो नेचुरल है, इसके साथ में आप क्या आ जाएंगे, द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। और ये चैप्टर नंबर 2 बेटा सेक्शन नंबर 3 से लेते हुए 22 तक जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। नाउ साथ में एक चीज और ले लीजिए, क्योंकि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल साथ में होंगे, तो यहां पे शेड्यूल नंबर 1 की भी बात होगी, जिसके ऊपर आप जानते हैं ड्राफ्टिंग होती है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स की। तो ये है हेडिंग। अब मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगा, जो ये चैप्टर है आपको ये समझ में आना चाहिए, सेक्शन 3 से लेकर 22 तक के चैप्टर को आप किस तरह से आप इस चैप्टर को ब्रेक करके स्टडी करें, ये पक्का पहले आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक हल्के से चार्ट से इसको बताने की कोशिश करता हूं ताकि स्पेस भी ज्यादा ना लगे। देखिए सबसे पहले बात आती है इनकॉर्पोरेशन की। तो इनकॉर्पोरेशन के ऊपर हमें यह पता होना चाहिए कि इनकॉर्पोरेशन 2 प्रकार की होती है। एक कंपल्सरी, कि इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट में करवानी पड़ेगी, और दूसरा जो स्पेशली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज वॉलंटरी, अपनी मर्जी से इनकॉर्पोरेशन करवा रहे हैं। कंपल्सरी इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं जिक्र करूंगा सेक्शन 464 में। और वॉलेंट्री के ऊपर आपको पता होना चाहिए, हमें यहां पढ़ना है सेक्शन 3 रेड विथ सेक्शन 7, एंड उसका इंपैक्ट निकलेगा सेक्शन नंबर 9 के अंदर। और साथ में एक हम रिलेट और करेंगे, दैट इज सेक्शन नंबर 10A, जो आया है सेक्शन नंबर 11 की जगह पे। सेक्शन नंबर 11 यहां पे ओमिट हो चुका है, तो ये ध्यान दीजिएगा, हम सेक्शन नंबर 11 नहीं पढ़ने वाले हैं। 10A, ए फॉर अमेंडमेंट। सेकेंड हिस्सा नेचुरल इस चैप्टर में बन जाता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के ऊपर, और वो हमें यह पता होना चाहिए कि मेमोरेंडम के ऊपर कुछ एक्सक्लूसिव सेक्शन है, ऐसे ही आर्टिकल्स के ऊपर भी कुछ एक्सक्लूसिव है, लेकिन इन दोनों के कुछ कॉमन फैक्टर भी हैं, दैट यू मस्ट नो। तो देखिए मैंने कहा सेक्शन नंबर 3 से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो 3 आ गया इनकॉर्पोरेशन में। व्हाट अबाउट 4? तो सेक्शन नंबर 4 मेमोरेंडम पे है, एंड सेक्शन नंबर 5 आर्टिकल्स पे है, और सेक्शन नंबर 6 इन दोनों के ऊपर है, कॉमन फैक्टर है सेक्शन नंबर 6। 7 में पहले लिख चुका हूं, इनकॉर्पोरेशन में जा चुका है। और सेक्शन नंबर 8 का सीरियसली यहां कोई लिंक ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन नंबर 8 हम टाइप्स ऑफ कंपनीज में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। कंपनी फॉर चैरिटेबल पर्पस,
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये आप जानते हैं, ऑलरेडी हम इसके रिवीजन कर चुके हैं टाइप्स ऑफ कंपनी में, उसका जिक्र यहां करेंगे भी नहीं। 8 हो गया, 9 कहां चला गया आपका, इनकॉर्पोरेशन में चला गया, 10 आ गया, और 10 की बात करें प्योरली 10, ये कॉमन में आ जाएगा, 11 की जगह 10A हो गया। देन कम्स सेक्शन नंबर आपका 11 बेटा जो हम पढ़ेंगे दैट आई सेड कि इज ओमिटेड, तो उसे लिख के छोड़ दीजिए, ये ओमिट हो गया, गड़बड़ ना हो। इसके बाद आ गया आपका सेक्शन नंबर 12, तो सेक्शन नंबर 12 हम मेमोरेंडम पे ही लेंगे, और 13 भी यही लेंगे, एंड 14 हम आर्टिकल्स पे करेंगे। सेक्शन नंबर 15 कॉमन फैक्टर में चला गया, यहां पे आ जाएगा, 16 मेमोरेंडम पे करेंगे, 17 दोनों पे ही कॉमन फैक्टर में है, एंड 18 जो है एक अलग से हो जाता है, ये होता है कन्वर्जन ऑफ कंपनी के ऊपर। तो ये कुछ इंडिपेंडेंट सेक्शंस कह लीजिए। अब सेक्शन नंबर 19 क्या है, ये हमने टाइप्स ऑफ कंपनी में कर भी लिया था, ये है कि सब्सिडरी कंपनी नॉट टू अक्वायर, ये आप सारे जानते हैं, शेयर्स नहीं लेगी सब्सिडरी कंपनी, किसके, ऑफ होल्डिंग। तो ये भी हमने टाइप्स ऑफ कंपनी में सब्सिडरी के साथ ही रिवीजन में ले लिया था। एंड देयर आफ्टर, तो ये हो गया जी एक आपका इंडिपेंडेंट हिस्सा। एंड देन जो फोर्थ हिस्सा है उसे आप कह लीजिए, इसे हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लेके चलते हैं, ये आखिरी 3 सेक्शन, दैट इज 20 से 22 तक। तो इस तरह से हमें थोड़ा चैप्टर का पता होना चाहिए कि किस तरह से सेक्शन किधर मूव करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले इनकॉर्पोरेशन के ऊपर। तो दैट मीन्स मैं सीरियल ऑर्डर नहीं फॉलो करूंगा 1 2 3 4, हम कॉन्सेप्ट वाइज ये रिवीजन मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकॉर्पोरेशन की बात करने जा रहे हैं। तो बेटा जी सेक्शन नंबर 464 क्या करवानी है हमें, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो कंपल्सरी अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो आप बन जाएंगे इलीगल एसोसिएशन। तो यहां पे रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी है, और वो कंपल्सरी कब है, तो कहता है अगर आप कोई एसोसिएशन है या पार्टनरशिप है और आपके नंबर ऑफ पर्सन्स मोर देन 50 है, प्लस आप बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस कर रहे हैं आप प्रॉफिट कमाने के लिए, और आप रजिस्टर्ड कंपनीज एक्ट में नहीं है, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन करवाइए, वरना आप इलीगल एसोसिएशन बन जाएंगे। और अगर आप नहीं करवाएंगे तो यहां फाइन जो है वो आपको 1 लाख रुपए तक का लग जाएगा, और जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हो जाएगी पर्सनल लायबिलिटी, और आप इलीगल तो बन ही जाएंगे। एक्सेप्शन जरूर यहां आती है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है अगर आप हैं एचयूएफ, या ये जो एसोसिएशन वगैरह है, पार्टनरशिप वगैरह जो है ये प्रोफेशनल्स की है, और आप किसी स्पेशल एक्ट में क्या है, रजिस्टर्ड है। तो इसके बाद हम नॉर्मल इनकॉर्पोरेशन पे चलते हैं, जिसको मैंने नाम दिया था वॉलेंट्री इनकॉर्पोरेशन। तो यहां ध्यान दीजिए, इनकॉर्पोरेशन के प्रोसीजर में प्रमोटर का बड़ा रोल होता है। प्रमोटर जिसके ऊपर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में, क्योंकि सारी कार्रवाई उसी ने मैनेज करनी है। तो सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 3, एंड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। हम बनाने जा रहे हैं कंपनी। तो जब हम कंपनी बनाने जा रहे हैं, हमें यहां ध्यान क्या रखना है कि यहां पे सेक्शन 3 में 5 पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। तो कंपनी बनाने जा रहे हैं, पहला पॉइंट यहां आता है कि आप कंपनी बनाएंगे लॉफुल पर्पस के लिए, तो आपका पर्पस लॉफुल होना चाहिए। नंबर 2, कंपनी बनानी है आपने, तो नंबर ऑफ पर्सन्स कम से कम कितने चाहिए, ये आप जानते होंगे। 3 बातें हैं, क्या आप पब्लिक कंपनी हैं तो 7 लोग, प्राइवेट हैं तो 2 लोग, ओपीसी हैं तो नेचुरल है 1 आदमी आपको चाहिए।
ये लोग कंपनी बनाएंगे, उसके लिए क्या करना जरूरी है, इन्हें सब्सक्राइब करना है, जिसका मतलब है साइन करेंगे ये किसके ऊपर, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के ऊपर। ये आ गया पॉइंट नंबर 3। नंबर 4 है आपको करने हैं कंप्लायंसेस, और कंप्लायंसेस का मतलब ये है कि सारा प्रोसीजरल पार्ट जो है बेटा वो आपको दिखेगा सेक्शन नंबर 7 में। एंड 5वां पॉइंट आता है आपकी लायबिलिटी के ऊपर। वो आपने डिसाइड करना है कि भाई कंपनी जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रखेंगे या आप रखेंगे अनलिमिटेड। देयर आफ्टर कम सेक्शन नंबर 3A जो कि अमेंडमेंट से आया था। ये है क्योंकि आप सारे जानते हैं कंपनी एंड मेंबर्स सेपरेट पर्सन होते हैं, तो सेपरेट पर्सन है तो कंपनी की लायबिलिटी होती है, लेकिन यहां एक एक्सेप्शन क्रिएट होती है। हम कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करेंगे, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी को हम डी रिकॉग्नाइज कर देंगे और यहां हो जाएगी पर्सनल लायबिलिटी। पर्सनल लायबिलिटी नेचुरल है किसकी, मेंबर्स की हो जाएगी, लेकिन कब हो जाएगी ये हमें देखना है। तो सबसे पहली चीज आती है अगर नंबर ऑफ पर्संस जो हमने सेक्शन 3 में देखा वो क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं, जितने हमें मिनिमम चाहिए थे उससे कम हो गए हैं। प्लस आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस किए जा रहे हैं और बिजनेस करते हुए आज मोर देन हो गए हैं 6 मंथ्स। प्लस आप क्या है, आप अवेयर हैं इस चीज को कि मेंबर्स बढ़ चुके कम हो चुके हैं, तो आपका कार्य क्या था, आपका काम ये था आप नंबर ऑफ मेंबर्स को बढ़ाते, लेकिन आपने नहीं किया, तो यहां पे आपकी पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी और इसके लिए आप सेवरली मींस इंडिविजुअली आप लायबल होंगे एंड आपके ऊपर कोई भी केस कर सकता है। और किस कार्य के लिए लायबल होंगे आप, डेट्स ऑफ कंपनी, जो कंपनी की लायबिलिटी है वो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। लेकिन कौन सी लायबिलिटी, जो कंपनी की लायबिलिटी हुई है आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने तक आपको ग्रेस पीरियड था, आप नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ा लीजिए। इसके बाद नो डाउट एज आई सेड कि सेक्शन नंबर हम थोड़ा सा शफल अप कर रहे हैं, हम इनकॉर्पोरेशन के ऊपर ले रहे हैं, तो 3 के साथ ही 3A रिलेटेड था, तो 4, 5 वगैरह हम मेमोरेंडम आर्टिकल के साथ लेंगे। तो यहां हम मूव करते हैं सेक्शन नंबर 7 के ऊपर, जिसमें आप कह लीजिए आपका आता है प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि किस तरह से आपने कंपनी बनानी है। तो यहां पे अगर हम स्टेप वाइज देखें तो सबसे पहले है आप डिसाइड करें राज्य, दैट मीन्स स्टेट, क्योंकि यहीं से आपको पता चलती है आरओसी की जुरिस्डिक्शन, क्योंकि आरओसी कौन सा है उसी के हिसाब से, राज्य के हिसाब से दरअसल आपको क्या पे करनी होती है, स्टैंप ड्यूटी वगैरह पे करनी है, तो वो भी पता चलेगा। तो इसलिए राज्य डिसाइड कर लीजिए, हमें यहां एग्जैक्ट एड्रेस की जरूरत नहीं होती है पहले। देन आप नो डाउट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ले लीजिए, किसके लिए, जो कंपनी बनाएंगे दैट इज सब्सक्राइबर एंड व्हाट कंपनी के जो होंगे पहले डायरेक्टर्स, तो साइन करने के लिए, क्योंकि सब कुछ प्रोसीजर क्या है, ऑनलाइन है। मेन बात आती है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही, और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर हम देखें तो दुनिया भर के यहां डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे जो पहली बात है, कंपनी बनाने का जो तरीका है दैट इज वेरी इजी, दैट इज सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज स्पाइस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली, प्लस नाम से ये फॉर्म है, INC इनकॉर्पोरेशन 32 है। ये एक इंटीग्रेटेड फॉर्म है, मतलब एक ही फॉर्म से दुनिया भर के काम हो जाएंगे। तो नेम के साथ साथ आप इनकॉर्पोरेशन इसी फॉर्म से करेंगे, इसी के साथ आप डायरेक्टर्स के लिए डिन नंबर ले सकते हैं, इसी के साथ जो डायरेक्टर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स का, इसी के साथ इनकम टैक्स का पैन एंड 10 नंबर आप ले सकते हैं। तो एक ही डॉक्यूमेंट में सारी चीजें हैं। डॉक्यूमेंट से ही रिलेटेड हम बात करें, बहुत सारी आपने क्या देनी है, यहां पे डिक्लेरेशंस देनी है। तो डिक्लेरेशन अगर हम देखें तो सबसे पहली अगर डिक्लेरेशन हम लें तो जो भी आपने प्रोफेशनल हायर किया है कंपनी बनाने के लिए, वो लोग डिक्लेरेशन देंगे कि सारे कंप्लायंसेस हो गए हैं। कि कंपनी बनाने से रिलेटेड सारे कंप्लायंसेस कर दिए गए हैं, और ये डिक्लेरेशन देनी है जो आपने प्रोफेशनल हायर किया है कंपनी बनाने के लिए, जो कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी
या एडवोकेट हो सकता है। साथ में कंपनी के मैनेजर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर कंपनी के, ये लोग डिक्लेरेशन देंगे। सारे कंप्लायंसेस कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो डिक्लेरेशन में आएगा, ये एक INC 9 फॉर्म में आपका आता है। ये डिक्लेरेशन ये देनी है कि जो सब्सक्राइबर्स हैं एंड फर्स्ट कंपनी के पहले जो डायरेक्टर हैं कि पिछले 5 साल में इन लोगों ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। लास्ट 5 इयर्स में इनका ये कोई डिफॉल्ट नहीं है, ना तो ये कॉन्विक्ट हुए हैं कि इनके खिलाफ गुनाह साबित हुआ कि इन्होंने कंपनियों से रिलेटेड फ्रॉड किया है, ना ही ये इस चीज के गिल्टी हैं, फ्रॉड, मिसफिसांस वगैरह, ना ही ये इनकी तरफ से ब्रीच ऑफ ड्यूटी है कि कंपनी की तरफ इन्होंने अपना सारा फर्ज हमेशा निभाया है। तो ये प्लस साथ में एक पॉइंट अलग से देना है, इस पे 5 इयर्स का एप्लीकेबिलिटी नहीं है, कि जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं ये सारे के सारे ट्रू हैं, करेक्ट हैं, टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीफ। इसके बाद आपने डिक्लेरेशन देनी है कि सेक्टोरल रेगुलेटर से लेके कि अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड हैं तो नेचुरल है, RBI हो गया, शेयर से रिलेटेड है तो सेबी वगैरह से आपने ये एक डिक्लेरेशन लेके देनी है। ये आपको अटैच करना है इनकॉर्पोरेशन के साथ। इसी के साथ देखिए आपके 2 फॉर्म और साथ में अटैच हो जाएंगे, डेट इज INC 33 एंड 34। ये लिंक्ड है आपके मेमोरेंडम के ऊपर एंड आर्टिकल्स के ऊपर, ये भी साथ में चले जाएंगे। और साथ में एक INC 35 में एजाइल प्रो नाम से आपका ये भी फॉर्म जाएगा। तो यहां पे एजाइल प्रो में आप लोग क्या करेंगे, ये है आपका गुड्स GST कह लीजिए नंबर, इसी से आ जाएगा। इसी से आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, आपका प्रोफेशनल टैक्स और ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, मतलब सारी चीजें ये सब इंटरलिंक हो जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। आप फटाफट तुरंत अपनी क्या बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं। साथ में आपने क्या करना है, ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिजर्व करके रखने हैं। कंपनी ने, ये कंपनी की ड्यूटी है। कब तक प्रिजर्व करें, जब तक कंपनी का क्या ना हो जाए, डिसोल्यूशन, कंपनी बंद ना हो जाए। तो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप संभाल के रखेंगे। और अगर ये डॉक्यूमेंट्स जैसे हम कह रहे थे ट्रू होने चाहिए, अगर पता चलता है ये फॉल्स वगैरह है तो आपको पेनल्टी लगती है फ्रॉड करने की, और ये पेनल्टी आती है अंडर सेक्शन 447। इसके बाद ये जो सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स जो हमने यहां बताया कि INC 9 लगाना है, इनको अपने सारे के सारे पर्सनल डिटेल्स, पर्टिकुलर्स जो अपनी पर्सनल इनकी डिटेल्स हैं, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन वगैरह, ये सब आपने, ये पर्सनल आपका एड्रेस, नेम, ऑक्यूपेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ID, तो ये सारी चीजें आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी लगा के देनी है। इसके बाद कहानी चली जाती है ROC के हाथ में। तो ROC अगर सेटिस्फाइड हो जाता है आपके डॉक्यूमेंटेशन से तो नेचुरल सी बात है वो आपको इश्यू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कि कंपनी का क्या बन जाएगा, डेट ऑफ बर्थ बन जाएगा। और साथ में आपको अलॉट कर देगा SIN नंबर, दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, आपको अलॉट कर दिया जाएगा। और कंपनी का नाम अपने रजिस्टर में क्या कर लेगा, नेचुरल है, रिकॉर्ड कर लेगा। इसके बाद ई पॉइंट में यह आता है कि कोई भी अगर एग्रीव्ड पार्टी है, कोई भी एग्रीव्ड पर्सन है, वो NCLT के पास जा सकता है। कोई भी पर्सन, एनी पर्सन जा सकता है कि भाई ये कंपनी जो बनी है ये ठीक नहीं बनी है। तो यहां पे NCLT अपना एक ऑर्डर देगी, तो वो ऑर्डर दे सकती है कि कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल चेंज किए जाए, डेल्टा का साइन डाल दिया मैंने, या कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसको रेगुलेट किया जाए क्योंकि ये कंपनी सही तरीके से नहीं बनी है। या वो ऑर्डर दे सकते हैं कि कंपनी का नाम काट दिया जाए रजिस्टर में से, और यहां डील करता है सेक्शन 248 चैप्टर नंबर 18, या कंपनी को क्या कर दिया जाए, वाइंड अप कर दिया जाए एज पर चैप्टर नंबर 20 ऑफ कंपनीज एक्ट, या कोई भी इंसिडेंटल ऑर्डर, रिलेटेड ऑर्डर यहां पे
एनसीएलटी इश्यू कर देगा, गलत तरीके से कंपनी बनी है। तो अगला हमारा जो सेक्शन इसके साथ लिंक्ड होता है, दैट आई शेयर, दैट इज सेक्शन नंबर 9। तो सेक्शन 9 कहता है क्या इफेक्ट्स होंगे, नेचुरल है जब कंपनी बन गई, ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो बेटा सीधी सीधी दो बातें हैं, यहां पे कंपनी बन जाती है, एक नेचुरल है, एक बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, और जो सब्सक्राइबर्स थे, पर्सन्स जिन्होंने कंपनी बनाई, वो अब कहलाएंगे कंपनी के मेंबर्स। और बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ही क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट का सिंपल मतलब है अब कंपनी की अलग से पहचान होगी, सेपरेट लीगल एंटिटी कहो, कॉर्पोरेट व्हील कहो, परपेचुअल आपका सक्सेशन होगा, विच मीन्स फॉर एवर कॉन्टिन्यूटी, कि मेंबर्स आएंगे जाएंगे, डेथ होगी, ये वो कंपनी पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉमन सील, एक रबर स्टैंप लेना जरूरी नहीं है, ये कंपनी की मर्जी है, रखें या ना रखें। एंड देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स कह लीजिए, आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप क्या हैं, एक पब्लिक कंपनी है, वरना प्राइवेट कंपनी हम पढ़ के आए थे सबसेक्शन 68, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में, कि वो अपने आर्टिकल से क्या लगाती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। तो इस तरह से कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो एक उसकी एक सेपरेट प्रॉपर्टी हो गई, जो कंपनी के नाम पे ही होगी। और इसके बाद आ जाता है कंपनी कैन sue एंड बी sued। आपके ऊपर कोई केस कर सकता है या आप किसी के ऊपर केस कर सकते हैं। तो ये सिंपल, ये फीचर्स आप सारे जानते हैं, दैट इज मेन इज कॉर्पोरेट व्हील कह लीजिए, और ऊपर हमने 3 में पढ़ा कि कब कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट भी की जा सकती है। तो इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे। नाउ कम्स वी गोना टेक सेक्शन नंबर 10A। तो 10A जो कि सेक्शन नंबर 11 की जगह पे है, ये ध्यान रखें। तो यहां है, क्योंकि 10 जो है हम मेमोरेंडम आर्टिकल्स के साथ कॉमन में था, उसके साथ लेंगे। तो 10A कहता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड बोरिंग पावर्स। देखिए लोन वगैरह लेना, जो कि कंपनी की एक बेसिक पावर होती है। कहता है ये सारे कार्य आप नहीं करेंगे, आप कर ही नहीं सकते हैं जब तक, ये हमें ध्यान रखना होता है, जब तक। और यहां हमें टाइम देखना है, तो टाइम है 180 डेज। कहां से 180 डेज? जब कंपनी की क्या होगी, इनकॉर्पोरेशन होगी। 180 दिन के अंदर अंदर कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के आपने एक डिक्लेरेशन देनी है, और ये डिक्लेरेशन देंगे कंपनी के डायरेक्टर्स। और ये डिक्लेरेशन किस चीज की होगी? यहां 2 बातें होंगी, एक कि भाई सब्सक्राइबर्स जिन्होंने कंपनी बनाई है, और क्योंकि मेमोरेंडम में हम सेक्शन 4 में पढ़ते हैं सब्सक्राइबर्स से रिलेटेड कैपिटल क्लॉज है, सब्सक्राइबर्स को बताना पड़ता है कि मैं इतने शेयर्स लूंगा ही लूंगा। तो क्या सब्सक्राइबर ने अपने नंबर ऑफ शेयर्स पे अमाउंट जो था वो पेड और नॉट, क्या उन्होंने अपना पैसा दे दिया है या नहीं है? तो आपने ये बताना है कि उन्होंने पैसा दे दिया है, प्लस आपने ये बताना है कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, कि कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, विच मीन्स जो एड्रेस है, डोमिसाइल है, वो आरओसी को बता दिया है। और इसके ऊपर ये आता होता है आपका आईएनसी फॉर्म नंबर 22 में आप ये चीज बताते हो। और यहां पे जो डिक्लेरेशन आपने दी है, ये आईएनसी 20A में आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि यस 180 दिन के भीतर कि सब्सक्राइबर ने अपना पैसा दे दिया है एंड कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड कर लिया है, वो भी बता दिया गया आरओसी को। अगर ऐसा नहीं करेंगे, कहने का मतलब है अगर आरओसी को लगता है, आरओसी का व्यू है कि आप कोई भी नो बिजनेस ऑपरेशंस, आप कोई बिजनेस ऑपरेशंस वगैरह अगर नहीं कर रहे हैं तो वो इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो वो आपका नाम जो है रजिस्टर में से काट देंगे, निकाल देंगे। मींस कंपनी विल कम टू एन एंड। तो ये था इनकॉर्पोरेशन के ऊपर बेटा मोटे मोटे जितने पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद कहानी आती है मेमोरेंडम के ऊपर। तो देखिए मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को हम एज आई सेड क्योंकि उनके कॉमन प्रोविजंस भी हैं तो हम इसे एक ऑर्डर में लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मेमोरेंडम की आप जानते होंगे बेसिकली
6 क्लॉजेस हैं अगर आप कौन सी कंपनी है, ओपीसी है। तो सबसे पहले सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर आता है हमारा नेम क्लॉज। तो नेम के ऊपर काफी चीजें हैं। तो नेम क्लॉज, तो नाम होना क्या है कंपनी के लिए कंपलसरी है। आपको एक नाम डिसाइड करना है यहाँ पे, और अपने नाम के साथ आपने ध्यान रखना होता है जो लास्ट वर्ड्स हैं वो आपने लिखने हैं, या तो लिमिटेड या आप वर्ड क्या लिखेंगे, प्राइवेट लिमिटेड, डिपेंडिंग अपॉन आप पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। बट ये वर्ड सेक्शन 8 कंपनी को, गवर्नमेंट कंपनी को लिखने की जरूरत नहीं होती है। देन यहाँ पे सब सेक्शन 4(2) हम कहें तो वो कहता है नाम में ध्यान रहे आपका नाम सेम या सिमिलर, रिजेंबलिंग कहें, सिमिलर कहें, सेम नहीं होना चाहिए किसी और के साथ। एंड क्लॉज 3 कहती है आपका नाम ऐसा ना हो जो ये बताए कि आपका पेट्रोनेज, विच मीन्स कनेक्शन है कोई गवर्नमेंट के साथ, मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे वर्ड आप नहीं अपने नाम के साथ लगाएंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल ना ले ली जाए। इसके ऊपर रूल नंबर 8 जो कुछ कंडीशंस, कुछ नाम की इलस्ट्रेशंस दी गई हैं वो पक्का पढ़िए, आपको पता होना चाहिए। जैसे निधि के साथ निधि वर्ड लगाना जरूरी है, और बहुत सारे कंप्लायंसेस यहाँ देखने होते हैं कि एक नेशनल हीरो का नाम आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपली जगह का नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं कंपनी के नाम में। तो देयर आफ्टर सबसेक्शन 4 एंड 5 डील करता है नाम जब आप लेने चाहते हैं तो नाम के ऊपर एक प्रोसीजरल पार्ट है। तो वो ये है कि इन दोनों सेक्शन में प्रोसीजरल पार्ट है। जब नाम के लिए आप जाते हो तो पहली बात तो मैंने बता दिया था कि आपको INC 32 स्पाइस के साथ ही आपको नाम अलॉट हो जाता है। लेकिन अगर आपने नाम चेंज वगैरह करना होता है तो नाम चेंज करने के लिए देखिए ये वेब सर्विस MC की साइट पे, डेट इज रन रिजर्व यूनिक नेम, उसके द्वारा ही आप करेंगे। और ये दोनों सेक्शन बोलते हैं कि जब आप नाम के लिए जाते हैं तो ROC 20 डेज के लिए आपका नाम क्या कर देता है, जो भी आप नाम डिसाइड करते हैं कंपनी बनाने के लिए रिजर्व कर देता है। जबकि आपने अगर ये टाइम पीरियड चेंज होके 60 डेज हो जाएगा, अगर आपने नाम क्या करना है, चेंज करना है, तो वो 60 डेज के लिए रिजर्व करता है। और यहाँ पे देखिए फिर से बात है कि अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन वगैरह देंगे तो आपके ऊपर यहाँ फाइन लगाया जा सकता है 1 लाख रुपए तक का। और साथ में आपको कहा जाएगा अपना नाम क्या करें, चेंज करें अपना नेम, और ये आपने 3 महीने में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके करना होता है। और अदरवाइज इवन कंपनी का नाम काटा जा सकता है या आपके खिलाफ वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया जा सकता है। एंड देन कम्स 4(1)B जिसे आप कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस या डोमिसाइल क्लॉज की कंपनी का एक एड्रेस वगैरह क्यों चाहिए, ताकि कोई नोटिस कहें, कम्युनिकेशन कहें, इंस्पेक्शन कहें, रेजिडेंस कहें, तो हर तरह की चीजों के लिए एक पक्का एड्रेस होना चाहिए। और ये हम सेक्शन 12 में हम देखेंगे 30 दिन के अंदर अंदर ये आपको डिसाइड करना होता है। जबकि कंपनी बनाते समय एग्जैक्ट एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, आप क्या बता सकते हैं, राज्य, किस राज्य में आप कंपनी लोकेट करेंगे। क्लॉज C में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट एंड पावर क्लॉज। तो यहां पे पक्का आपको ये एक लाइन जिसे कहते हैं ढंग से याद होनी चाहिए। दरअसल ये 2 बातें निकल के आती हैं। तो ऑब्जेक्ट एंड पावर क्लॉज में है द ऑब्जेक्ट्स विद विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एंड मैटर्स कंसिडर्ड नेसेसरी thereof। तो जिसका सिंपल मतलब ये होता है कि आप अपने मेन ऑब्जेक्ट्स भी बता दीजिए और उनको अचीव करने के लिए अपने इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स बड़े क्लियरली लिख दीजिए। ये सब्सक्राइबर की चॉइस होती है, अनरिस्ट्रिक्टेड होती है, ऐसा आपके ऊपर कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं आती। देयर आफ्टर कम्स क्लॉज नंबर D। तो क्लॉज नंबर D एंड साथ में उसके E दोनों साथ में ही ले लेना चाहिए सच। तो ये आ गया आपका लायबिलिटी क्लॉज और E में आ जाती है आपकी कैपिटल क्लॉज। तो देखिए लायबिलिटी क्लॉज के ऊपर हम पहले ही रिवीजन में पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ
लिमिटेड लायबिलिटी लेके चलते हैं तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 में हम पढ़ते हैं गारंटी कंपनी, सब सेक्शन 22 में कंपनी लिमिटेड बाय व्हाट शेयर्स, जहां आपकी लायबिलिटी होती है अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। तो सिंपली लायबिलिटी क्लॉज में ये कहता है कि भैया आप लिमिटेड बाय क्या है, गारंटी है, या आप लिमिटेड बाय क्या है, शेयर्स हैं। तो अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो नेचुरल है आपकी एक फिक्स्ड अमाउंट की लायबिलिटी हो गई, और यहां पे आपकी हो जाती है अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। और हमें यहां पे ये भी एक चीज का ध्यान देना होता है कि अगर आप सीज हो जाते हैं टू बी मेंबर, स्टिल आपकी लायबिलिटी 1 साल तक रहेगी, लेकिन 1 साल तक जो आपकी लायबिलिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, जिस दिन आपने कंपनी को छोड़ा उस दिन कंपनी के जितने डेट्स थे प्लस नेचुरल है जितनी आपने गारंटी दी। तो जिस दिन आप कंपनी छोड़ के जाते हैं 1 साल तक आप उसके बाद भी लायबल रहेंगे, और आपकी लायबिलिटी का अमाउंट क्या हुआ जो आपने गारंटी दी, या जितना उसमें आपका प्रोपोर्शनेट शेयर बनता है, नेचुरल है विच एवर इज लेस, क्योंकि उससे ज्यादा लायबिलिटी हो नहीं सकती, लिमिटेड है। कैपिटल क्लॉज में हमें यह ध्यान रखना होता है 3 चीजों का। एक आप अपनी बताइए ऑथराइज्ड कैपिटल, नंबर 2 आप बता दीजिए नंबर ऑफ शेयर्स, एंड तीसरा आप बताइए वैल्यू पर शेयर। तो ये 3 चीजें कैपिटल क्लॉज में आपने बतानी है, और कैपिटल क्लॉज उसी कंपनी में एप्लीकेबल होती है जिस कंपनी की क्या होती है, शेयर कैपिटल होती है। यहीं पे हम एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज, क्योंकि इससे पहले भी हमने हल्का सा देखा। सब्सक्रिप्शन क्लॉज का मतलब क्या है, मेमोरेंडम पे लिख के देना पड़ता है जो सब्सक्राइबर है उसको एट लीस्ट कम से कम 1 शेयर, 1 शेयर तो लेना ही पड़ेगा। तो दैट इज सब्सक्रिप्शन क्लॉज। एंड देन क्लॉज नंबर F आप समझ गए होंगे, दैट इज सक्सेशन क्लॉज, नेचुरल है, नॉमिनेशन क्लॉज कह लीजिए चाहे। ये क्लॉज सिर्फ किस में लगेगी, ओपीसी में, कि उसका जो नॉमिनी है वो मेंबर बन जाएगा अगर मेंबर की डेथ या क्या हो जाती है, डिसेबिलिटी। तो सिर्फ एंड सिर्फ ओपीसी के लिए है। देयर आफ्टर कम सेक्शन नंबर 5, लेकिन बिफोर वी गो टू सेक्शन नंबर 5 ऑन आर्टिकल्स, आपको ये पता होना चाहिए मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स की ड्राफ्टिंग जो होगी वो ऊपर भी मैंने लिख के दिया था, वो शेड्यूल 1 के हिसाब से होगी। और उसके लिए क्या है, शेड्यूल 1 में कई फॉर्म है, टेबल है, और वो डिपेंड करता है आप किस तरह की कंपनी है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए मेमोरेंडम का टेबल ए आता है, जबकि आर्टिकल्स का टेबल नंबर F आता है। और इसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल B, having share capital C, unlimited company not having share capital D and having share capital E। और उसके बाद आर्टिकल्स के फॉर्म इस तरह से आगे चलते रहेंगे, लेकिन एक चीज पक्का याद रहे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में मेमोरेंडम आर्टिकल के ये फॉर्म है। देयर आफ्टर कम्स सेक्शन नंबर 5 जो कि आर्टिकल्स पे आता है, और सेक्शन नंबर 5 में यही कहता है कि आप आर्टिकल्स कैसे बनाएंगे। पहली बात तो आर्टिकल्स क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल कंडक्ट है, कंपनी के इंटरनल कंडक्ट के लिए हैं। तो आप चाहें तो पूरा का पूरा स्केड्यूल नंबर 1 में जो मॉडल आर्टिकल्स हैं, आप वो पूरे के पूरे मॉडल आर्टिकल्स क्या कर सकते हैं, या तो अडॉप्ट कर लीजिए या उनमें कुछ क्या कर लीजिए, आप चाहें तो उसमें एडिशन भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, डिलीशन भी कर सकते हैं। मीन्स आपकी मर्जी है, जिस तरह से मर्जी आपने ड्राफ्टिंग करनी है, क्योंकि ड्राफ्टिंग यही शेड्यूल 1 के मुताबिक है। लेकिन इसमें सबसे क्रूशियल जो चीज आती है दैट इज ईपी, स्टैंड्स फॉर इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। इस पॉइंट को समझने के लिए उससे पहले हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, दैट इज सेक्शन नंबर 14। सेक्शन 14 ये कहता है कि अगर आपने आर्टिकल्स क्या करने हैं, ऑल्टर करने हैं, तो आपको जनरल मीटिंग में क्या पास करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ही पड़ेगा। और एंट्रेंचमेंट प्रोविजन का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट समथिंग, जिसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने आर्टिकल्स क्या करने हैं, ऑल्टर करने हैं, तो ये एक टफ प्रोसीजर है देन स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन से भी आप अपने आर्टिकल्स चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन है, ये आप इंसर्ट करते हैं अपने आर्टिकल्स में 2 लेवल पे कर सकते हैं। जब आप कंपनी बनाने जा रहे हैं, जिसे हम कहेंगे फॉर्मेशन, या आफ्टरवर्ड्स कंपनी बनाने के बाद भी ये प्रोविजन डाली जा सकती है। और डालने के लिए यहां पे
थोड़ा सा एक प्रोसीजर है, अगर आप हैं प्राइवेट कंपनी या आप हैं पब्लिक कंपनी, हमें ये देखना पड़ेगा। तो अगर आप हैं प्राइवेट कंपनी तो उसके लिए आपके 100% मेंबर्स की क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए, और पब्लिक कंपनी में हमें चाहिए होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, दैट इज 75% मेंबर्स की कंसेंट चाहिए। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या है, एक एग्जांपल भी हम इसका हल्का सा देख लें। मान लीजिए कंपनी में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहता है कि मैं आपके 10% शेयर्स ले लूंगा, बहुत बड़ा वो पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसने कंडीशन डाल दी कि कंपनी को, लेट्स से उसने कहा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, एज ए कंपनी अगर आप कोई बोरिंग और करेंगे तो आपको पहले मुझसे क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बिना आप बोरिंग नहीं कर सकते। तो ये कंपनी के अंदर की बात हो गई कि लोन लेना है तो पहले उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल लेनी है, लेकिन आप अंदर की बात है तो ऑल्टर कर सकते हैं, ऐसा से नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लगी एक एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, और नेचुरल है ये प्रोविजन लगाई है आपने अपने आर्टिकल्स में लगाई है, तो इसकी फाइलिंग वगैरह आपको आरओसी के पास करनी पड़ती है। मूविंग अहेड, ये कॉमन सेक्शन आएंगे मेमोरेंडम आर्टिकल के ऊपर, दैट इज सेक्शन नंबर 6। अच्छा सेक्शन है नॉलेज के लिए। तो सेक्शन नंबर 6 कहता है एक्ट, जो एक्ट में लिखा है, जो सेक्शंस में लिखा है, टू हैव ओवरराइडिंग ऑफ एक्ट। टू हैव ओवरराइडिंग मींस सुपीरियर इफेक्ट कह लीजिए आप, किसके ऊपर, ऑन। तो मतलब हमेशा सेक्शन की चलेगी, लॉ की चलेगी, एक्ट की चलेगी, मेमोरेंडम के ऊपर, आर्टिकल के ऊपर, कोई भी आपने कोई रेजोल्यूशन पास किया है या कोई भी एग्रीमेंट बनाया तो हमेशा जो सेक्शन में लिखा है उसकी चलेगी। लेकिन एक चीज याद रखिए, यहां पे सेविंग क्लॉज भी लगती है, जिसका मतलब है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एक्ट। मतलब किसी सेक्शन में लिखा है कि आर्टिकल्स की चलेगी तो आर्टिकल्स की चलेगी, वरना हमेशा सेक्शन की ही बात मानी जाएगी। सेक्शन 7 हम पहले कर चुके हैं, 8 की बात हो गई है, 9 की बात हो गई है, 10 आता है अब। 10A हमने इससे पहले किया था। तो 10A कहता है बाइंडिंग फोर्स, यूं कह लीजिए, बाइंडिंग फोर्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। मतलब जैसे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स आपके रजिस्टर हो गए इनकॉर्पोरेशन पे, तो वो बांध देता है, एक बंधन क्रिएट कर देता है। ये बाइंडिंग फोर्स किसके बीच में बनती है, बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स, मतलब कंपनी एंड मेंबर्स, या यूं कह लीजिए इसको हम दो तरीके से इसे देख सकते हैं, डेट इज यूं कह लीजिए कंपनी टुवर्ड्स मेंबर्स, और रिवर्स में कहें मेंबर्स टुवर्ड्स कंपनी, जिसका मतलब है कंपनी को मेंबर्स की तरफ अपना फर्ज निभाना पड़ेगा और मेंबर्स को कंपनी की तरफ अपना फर्ज निभाना पड़ेगा जो आर्टिकल्स में लिखा है। जैसे हम कहें अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स कंपनी, जैसे आपने शेयर्स लिए तो शेयरों के ऊपर आपने एज ए मेंबर कंपनी को पैसा देना, इज डेट फॉर द मेंबर। तो मेंबर के लिए वो एक डेट है, उसे वो पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात ये ध्यान रखिए, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स नॉट बाइंडिंग ऑन आउटसाइडर्स। और आउटसाइडर का मतलब हो गया चाहे वो कंपनी के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, उनके ऊपर वो बाइंडिंग नहीं है। मींस उनका, अगर हम ये कह दें कि किसी डायरेक्टर को हम नहीं निकालेंगे 20 साल तक, आप जब मर्जी उसे निकाल सकते हैं। किसी ऑफिसर को नहीं निकालेंगे पूरी लाइफ, आप जब मर्जी निकाल सकते हैं, बिकॉज वो कंपनी के मेंबर नहीं है। इसके बाद ये हमारा बड़ा सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर नेचुरल है 12 आ गया, और सेक्शन नंबर 12 डील करता है मेमोरेंडम की ऑल्ट्रेशन के ऊपर। बड़ा सेक्शन इसलिए है क्योंकि यहां 9 सब सेक्शंस हैं, तो थोड़ा सा हम इसे टेक्निकल वे में देखेंगे। सेक्शन 12 मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन। तो मेनली ये ऑल्ट्रेशन पे जाएगा, लेकिन बाकी कुछ भी है, एक्सेट्रा भी इसमें चीजें हैं। जैसे 12(1) में ये कहता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस, जो परमानेंट एड्रेस होगा कंपनी का, हेड ऑफिस, वो कंपनी ने विद इन 30 डेज इनकॉर्पोरेशन के, विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने अपना रजिस्टर्ड एड्रेस डिसाइड कर लेना है। और सब सेक्शन 2 कहता है यही रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन
इसकी आपने फाइलिंग करनी है किसके पास, आरओसी के पास INC 22 में। तो 30 दिन के अंदर अंदर पक्का एड्रेस आपका डिसाइड हो जाना चाहिए। एंड सब सेक्शन 3 ये कहता है आपने पब्लिकेशन करनी है, किस चीज की पब्लिकेशन करनी है, या बहुत सारी चीजें हैं, यूं कह सकते हैं नेम प्लस रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का नाम एंड एड्रेस आपने लिखना है। कहां लिखना है, आउटसाइड द प्रेमिसेस लिखना है, कॉन्स्पिक्यूअसली हो, लेजिबल कैरेक्टर्स में होना चाहिए। कंपनी के जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आप लेटर हेड कहें, बिल पेपर कहें, कुछ भी कहें, नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, हर जगह वो होना चाहिए। उसके अंदर सिन नंबर भी होना चाहिए, फोन नंबर भी होना चाहिए, ईमेल आईडी, वेबसाइट अगर हो तो, या अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो तब भी ये सारी चीजें होनी चाहिए। साथ में उस व्यक्ति का नाम जो कंपनी के बिहाफ पे आपके क्वेरीज या ग्रीवेंसेस भी लेगा। और आपने अपना पुराना जो नाम है, अगर आपने नाम पहले क्या किया है, चेंज किया है, तो 2 साल तक पुराना नाम भी आपको लिखना पड़ेगा। और अगर आप ओपीसी कंपनी है तो ओपीसी वर्ड आप कहां लगा दीजिए, ब्रैकेट में लगा दीजिए। साथ में अगर आपकी कॉमन सील है, रबर स्टैंप है, इफ एनी, तो देखिए आपको अपना जो नेम है वो इनग्रेव भी करना होगा। और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे है कंपनी का नाम, प्रिंट भी करना होगा, जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिशन नोट वगैरह कह लीजिए, वहां पे आपको प्रिंट भी करना पड़ेगा नाम। देयर आफ्टर सबसेक्शन 4 ये कहता है अगर आपने मेमोरेंडम की ऑल्ट्रेशन करनी है तो ऑल्ट्रेशन करने के आपको फाइलिंग करनी होगी आरओसी के पास, और वो करनी होगी आपको 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को आपने ये चीज बतानी है। सबसेक्शन 5 to 7 कहता है हम अगर रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का शिफ्ट कर रहे हैं, और ये शिफ्ट कर रहे हैं हम फ्रॉम वन सिटी टाउन विलेज टू अनदर विद इन सेम स्टेट, राज्य नहीं हमने बदला, हमने राज्य नहीं बदला लेकिन सिटी वगैरह बदल दी है, तो कहता है यहां क्या चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में आपको पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर इफ ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो जाती है आरओसी की, इफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आरओसी चेंजेस, तो आपको यहां पे ध्यान रखना होता है कि हमें यहां अप्रूवल लेनी पड़ेगी किससे, आरडी से, विच मीन्स रीजनल डायरेक्टर से। अगर आरओसी की ज्यूरिसडिक्शन चेंज हुई है, राज्य नहीं चेंज हुआ, स्टेट वही है। और यहां पे एक 3 टायर सेटअप प्रोसीजर है, यूं कह लीजिए। आरडी जो है वो आपको 30 दिन के अंदर अंदर ये अप्रूवल देगा। उसके नेक्स्ट 60 डेज में, यहां ध्यान दें, नेक्स्ट अगले 60 दिन के अंदर आपको आरओसी के पास ये अप्रूवल वगैरह की कॉपी भेजनी है। और उसके नेक्स्ट 30 दिन के अंदर आरओसी, अगेन आरओसी इस चीज को सर्टिफाई कर देगा। तो ये थी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की ऑल्ट्रेशन। लेकिन ध्यान दें, ये तो क्या हुआ, एक सिटी आपने क्या करी है, चेंज करी है। तो अगर होता ये आरओ आपका शिफ्ट, क्योंकि यहां 3 सिचुएशन आती हैं विद इन सेम सिटी भी, कि सिटी टाउन विलेज आपका सेम ही है, तो हम इसे ऑल्ट्रेशन मानते ही नहीं है सच। तो यहां पे सिंपल बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होता है। और एक कॉमन चीज आप ये लेके चलिए, जो मैंने ऊपर 12(4) में सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 में लिख भी दिया था, 30 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी के को क्या देना है, वो नोटिस तो देना ही देना, उसके पास फाइलिंग करनी ही करनी है, वो बिल्कुल नहीं भूलना। और तीसरी सिचुएशन यहां आ जाती है, अगर अगेन रजिस्टर्ड ऑफिस है लेकिन शिफ्ट हो रहा है अब की बार कहां से, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, राज्य ही बदल रहा है। तो देखिए यहां सेक्शन 12 नहीं आता, लेकिन क्योंकि हम ऑल्ट्रेशन की बात यहां कर रहे हैं तो ये पक्का आपको पता होना चाहिए, यहां सेक्शन 12 नहीं आता। अगर आप राज्य बदल रहे हो, हेयर कम सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13 आता है, उसका सब सेक्शन 1 भी आएगा, एंड 4 से लेकर के 7 तक, क्योंकि आप क्या चेंज कर रहे हैं, राज्य बदल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो यहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन भी चाहिए, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट जो उन्होंने डेलीगेट कर दिया आरडी, उसकी भी अप्रूवल
आपको लेनी पड़ेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट या आरडी को ये 60 दिन के अंदर अंदर आपको हाँ या ना का जवाब देंगे। यहां पे हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, क्योंकि आउटसाइडर जिसे कह लें क्रेडिटर्स वगैरह या डिबेंचर होल्डर्स, ये वो उनकी कंसेंट, एम्प्लॉइज का ये वो कि उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना जाए, ऑल दोज प्रोसीजरल पार्ट्स ऑल्सो हैज टू बी सीन। तो इसके बाद ये देखिए सब सेक्शन हमने यहां पे आकर के 7 तक कर लिए थे। तो इसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन नंबर 12(8) और 12(8) कहता है कि भाई पेनल्टी लगेगी अगर आप कोई डिफॉल्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 12 का करते हैं डिफॉल्ट, तो ये जो पेनल्टी है 1000 रुपए पर डे है और ये मैक्स हो सकती है 1 लाख रुपए तक। एंड 12(9) कहता है, आखिरी सब सेक्शन है, कि अगर आरओसी का व्यू है कि आप कोई नो बिजनेस ऑपरेशंस, आप कोई बिजनेस कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस को फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं और अगर पता चलता है कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, देन दे विल पास द ऑर्डर, आपका नाम काट दिया जाएगा फ्रॉम द रजिस्टर। रिमूवल ऑफ नेम सेक्शन 248 चैप्टर नंबर 18 विल अप्लाई, कंपनी विल कम टू एन एंड। नाउ स्टूडेंट्स वी मूव टू सेक्शन नंबर 13 से रिलेटेड प्लीज मत भूलिएगा, थोड़ा सा मैंने यहां पे कोट भी किया है। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 13 में आपको यह पता होना चाहिए कि 13 सब सेक्शन 1 डील करता है ऑल्ट्रेशन मेमोरेंडम की, और ये एक चीज कहता है कोई भी ऑल्ट्रेशन हो, मींस एनी क्लॉज। तो एनी क्लॉज हमें चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, एक्सेप्ट अगर आप कैपिटल क्लॉज की ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं। कैपिटल क्लॉज की ऑल्ट्रेशन में दरअसल एप्लीकेबल हो जाता है सेक्शन नंबर 61, और ये कहता है कि भाई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से कैपिटल क्लॉज ऑल्टर की जा सकती है। नाउ हम बात करेंगे यहां पे नेम क्लॉज की ऑल्ट्रेशन के ऊपर, और नेम क्लॉज ऑल्ट्रेशन पे जैसे मैंने कहा 13 सब सेक्शन 1 तो कॉमन फैक्टर हो गया, तो 13(1) से लेके कह लीजिए सब सेक्शन 3 तक ये जाता है। तो नेम क्लॉज के ऑल्ट्रेशन करने के लिए 2 बातें हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल या आरओसी को डेलीगेट उन्होंने किया अपनी ये पावर कि इनकी भी अप्रूवल लेनी है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर चेंज हो रहा है वर्ड प्राइवेट, मतलब या तो आप प्राइवेट कंपनी बन गए हो या पब्लिक से प्राइवेट बन गए हो या प्राइवेट से पब्लिक, तो सिर्फ प्राइवेट वर्ड चेंज हो रहा है, फिर कोई आपको लेने की जरूरत नहीं है। और जब भी ये कोई ऑल्ट्रेशन वगैरह होती है तो ध्यान दीजिए आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, एक तरह से नई कंपनी नए नाम के साथ, लेकिन आपके प्रायर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के ऊपर सूट्स ये वो किसी चीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है नेम क्लॉज के ऑल्ट्रेशन, ये है वॉलंटरी, मतलब आप अपनी मर्जी से अपना नाम बदल रहे हैं। क्योंकि इसी के साथ अगर मैं लिंक करूं तो सेक्शन नंबर 16 देखिए 16 का यहां जिक्र होता है, ये है कंपल्सरी, और आप इसके लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, मतलब आपको पक्का अपना नाम बदलना ही पड़ेगा। जैसे हमने पहले भी सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 में कहा आपका नाम सेम रिजेंबलिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। तो यहां पे 2 सिचुएशन आती हैं कि अगर आपका नाम क्या है, इफ रिजेंबलिंग है, और किसको लगता है आपका नाम रिजेंबलिंग है, इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे ओपिनियन है कि आपका नाम रिजेंबलिंग है, और ये पावर देखिए फिर से रीजनल डायरेक्टर को डेलीगेट की गई है। तो उनको लगता है आपका नाम अगर रिजेंबलिंग है तो वो कहेंगे भैया अपना नाम आप चेंज करें, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सेकंड सिचुएशन ये है, किसी ने एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन किसने दी है, एक रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है जिसने वो नेम अपना ट्रेडमार्क्स एक्ट में रजिस्टर करवा रखा है, और कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के 3 साल के अंदर अंदर उसने कंप्लेंट करी है कि भाई ये नाम तो मैंने रजिस्टर करवा रखा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लीज इसे कहें नाम बदलें। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन दोनों में कॉमन फैक्टर ये है, नॉर्मल सिचुएशन हो या रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर की कंप्लेंट हो। प्रोसीजरल टाइम पीरियड सब सेम है, क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने पहले ये टाइम पीरियड डिफरेंट होता था, तो दोनों का सेम कर दिया है। और यहां पे एक चीज ये आती है कि अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप डिफॉल्ट करेंगे, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपको अलॉट कर देगा एक न्यू नेम।
और ROC उसे अपने रजिस्टर में नेचुरल है एड ऑन कर लेगा। लेकिन यहां पे कंपनी, अगर कंपनी की यहां चॉइस आती, मर्जी है उसकी, एज पर सेक्शन 13 में चेंज। तो एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका नाम बदल दिया, नया नाम अलॉट कर दिया, आपको ठीक नहीं लगता तो सेक्शन 13 का कंप्लायंस, 13 का कंप्लायंस करके आप दोबारा से अपना कोई और नाम रख सकते हैं। तो यहां पे 13 सब सेक्शन 3 हो गया। और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में मैंने आपको कहा था 4 से 7, और या इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज की ऑल्ट्रेशन के ऊपर देखिए 13 एक तो लगना ही लगना है, साथ में एंड 8 सब सेक्शन 9 कि अगर आप ऑब्जेक्ट क्लॉज की ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये कहता है अगर आप पब्लिक कंपनी है प्लस आपने पब्लिक से पैसा क्या किया है, रेज किया है, क्या इश्यू करते हुए नेचुरल है प्रॉस्पेक्टस, तो आप नाम चेंज नहीं करेंगे अनलेस आप ये कंप्लायंसेस ना कर दें। तो कंप्लायंसेस ये हैं कि भैया स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही होगा, प्लस आपको क्या करना है, 2 न्यूज़पेपर में छपवाइए। न्यूज़पेपर कौन से होंगे, इंग्लिश प्लस रीजनल लैंग्वेज में जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। वेबसाइट अगर आपका हो तो उसमें भी आप बताइए कि हम अपने ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, साथ में वहां जस्टिफिकेशन जिसका मतलब है रीजंस वगैरह भी बताइए क्यों आप अपने ऑब्जेक्ट्स चेंज कर रहे हैं। एंड अगर कोई डिसेंटिंग शेयर होल्डर है जो आपके इस निर्णय से खुश नहीं है तो उनको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और ये कौन देगा, कंपनी का प्रमोटर या फिर जिनके पास कंपनी का कंट्रोल है, जिसे हम कहेंगे कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, उनको पैसा दे देंगे क्योंकि आप ऑब्जेक्ट्स बदल रहे हैं। यहां के सेक्शन 13 कंप्लीट हो गया। 14 देखिए मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं 14 की एक चीज और आपको बता दूं, सब सेक्शन 1 स्पेशली अगर आप आर्टिकल्स ऑल्टर कर रहे हैं, हमने कहा वो स्पेशल रेजोल्यूशन से करने हैं, लेकिन यहां ध्यान दीजिए आर्टिकल्स ऑल्टर करके आप क्या करें, एक आप पब्लिक कंपनी से अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक से आप प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहां ध्यान रखना होता है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। देयर आफ्टर सेक्शन 15 एंड 17 प्योरली वन लाइनर, और 18 भी बहुत ही छोटा सा है, 19 जबकि हम पहले कर भी चुके थे बट आई एम टेकिंग अप अगेन, 16 मैंने ऊपर लिख ही दिया है। 15 ये कहता है कि ऑल्ट्रेशन जो आपने करी मेमोरेंडम आर्टिकल की उसको नोट डाउन करना है, नोटिंग करनी है उसकी, या नोटेड कह लीजिए, इन ईच कॉपी, हर एक कॉपी में ऑल्ट्रेशन आपको लिख के देनी पड़ेगी, वरना देखिए फाइन आपको लग जाएगा, ये 1000 रुपए पर कॉपी आपको फाइन लगाया जा सकता है। 17 में क्या आता है, मेंबर्स का राइट है कि अगर वो कंपनी से चाहते हैं कि उन्हें मिले, मेंबर्स का राइट है कि उन्हें मिले, क्या मिले, कॉपी किस चीज की, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल की, तो आपने वो कॉपी 7 डेज के अंदर अंदर उन्हें देनी है, वरना यहां पे भी देखिए कंपनी एंड ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के ऊपर 1000 रुपए का फाइन पर डे, जो कि मैक्स हो सकता है 1 लाख रुपए तक लगाया जा सकता है। तो ऑन रिक्वेस्ट 7 दिन के अंदर अंदर आप उन्हें कॉपी दीजिए। और 18 कहता है हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ कंपनी, जैसे प्राइवेट से पब्लिक या वाइस वर्सा कह लीजिए। तो यहां सिंपल सी 3 बातें हैं, 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। आप अपना ऑल्टर कीजिए मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, साथ में आप क्या करेंगे, आरओसी के पास नेचुरल एप्लीकेशन देंगे, और आरओसी क्या करेगा, आपका पुराना इनकॉर्पोरेशन कैंसिल करेगा और एक नया ऑन सेटिस्फेक्शन नई इनकॉर्पोरेशन कंपनी की कर देगा। लेकिन आपके जितने भी प्रायर पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स हों, स्यूट्स वगैरह हों, केसेस जो चल रहे हों, ये सारी चीजें, ये आपकी जो लायबिलिटीज हैं, दे शैल रिमेन व्हाट अनअफेक्टेड, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सेक्शन 19, क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ कंपनी में पढ़ लिया था कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग के शेयर्स नहीं लेगी या होल्डिंग सब्सिडरी को शेयर अलॉट नहीं करेगी, और अगर कर देती है तो वो अलॉटमेंट क्या है, वो अलॉटमेंट नेचुरल सी बात है, वॉइड है। लेकिन यहां 3 एक्सेप्शन आ जाती हैं। देखिए 3 एक्सेप्शन है कि सब्सिडरी के पास शेयर क्यों आ गए, क्योंकि वो क्या थी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव थी एक शेयर होल्डर की, या फिर वो एक जस्ट ट्रस्टी है, या आपने शेयर्स प्रायर मतलब सब्सिडरी बनने से पहले के ले रखे हैं। लेकिन यहां ध्यान एक चीज का और रखें
कि यहां पे आपको एज ए सब्सिडरी वोटिंग राइट होंगे, यहां पे आपको वोटिंग राइट नहीं होंगे। और जिन कंपनियों में शेयर कैपिटल नहीं होता है उनके लिए सेक्शन 19 ने कहा है हम वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे, इंटरेस्ट इन द कंपनी। इसके साथ बच्चों हम आगे हमारे आखिरी कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज ऑन द डॉक्यूमेंट्स पार्ट। बट बिफोर दैट, क्योंकि बात मेमोरेंडम और आर्टिकल की हुई है, तो देखिए यहाँ पे 3 डॉक्ट्रिन्स भी हम मेमोरेंडम वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, आर्टिकल्स वाले में पढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन का मतलब है प्रिंसिपल लेड डाउन बाय द कोर्ट्स। तो यहाँ 3 डॉक्ट्रिन जो आते हैं, हल्का सा उसका जिक्र कर रहे हैं हम। सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स और दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एंड तीसरा आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा का मतलब क्या है, अल्ट्रा का मतलब है बियॉन्ड, और वायर्स का मतलब क्या है, पावर्स ऑफ कंपनी। तो हमने क्लियरली पढ़ा एक कंपनी अपनी मेमोरेंडम की ऑब्जेक्ट क्लोज के बियॉन्ड कोई कार्य नहीं कर सकती। जो उसमें लिखा है आप सिर्फ वही काम करेंगे, उसके अलावा नहीं कर सकते हैं, वरना अगर आप करेंगे तो ऐसी चीजें, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होंगे। दिस इज हेल्ड इन द केस ऑफ एशबरी, क्योंकि ये सारे के सारे डॉक्ट्रिन प्रेसिडेंट केस स्टडी से आए हैं। एशबरी रेलवे आयरन ओर कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच मत कहिएगा, वो कार्टून नेटवर्क आता है तो सिंपल रिच है। इस केस में ये चीज हेल्ड किया गया था। तो अगर आप यूबी कॉन्ट्रैक्ट कोई कर लेंगे तो नेचुरल है वो वाइड होगा, वहां पे पर्सनल लायबिलिटी डायरेक्टर्स की होगी, क्योंकि वो ये कार्य कर नहीं सकते हैं। और कंस्ट्रक्टिव नोटिस, देखिए सेक्शन 399 यहां कहता है कंपनीज एक्ट का कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जो होते हैं ये दोनों के दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। क्यों पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि बड़ा ही क्लियर है, हमने आरओसी के पास फाइल कर दी और आरओसी कौन है, एक पब्लिक ऑफिस है। तो एज ए आउटसाइडर या एज ए थर्ड पार्टी कह लीजिए, आप कंपनी के साथ जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें तो एज ए आउटसाइडर आप इन डॉक्यूमेंट्स को रीड कर लीजिए। आप नहीं भी रीड करेंगे तो हम तो यही प्रिज्यूम करके चलेंगे कि आपने इन्हें पढ़ लिया है। सो दिस डॉक्ट्रिन जो है, बड़ी बात यह है, ये बेनिफिशियल किसके लिए है, ये बेनिफिशियल टू कंपनी है अगेंस्ट आउटसाइडर्स, कि एज ए आउटसाइडर आप ये नहीं कह सकते मुझे इस चीज का पता ही नहीं था। तो आपने जब भी कंपनी से डील करना है ये पढ़ के आइए। एंड दिस इज हेल्ड इन द केस ऑफ केवी स्वामी वर्सेस राम मूर्ति। एंड गोइंग टू इंडोर मैनेजमेंट, सीधी सी बात है, जहां तक सवाल है कंपनी के इंटरनल मैटर्स का, तो देखिए इंटरनल अफेयर्स का या मैटर्स का, कोई भी बाहर वाला आदमी पीप झांक नहीं सकता है। तो हम ये मान के चलेंगे इंटरनली कंपनी में सब कुछ क्या है, नॉर्मल है। तो यहां पे ये डॉक्ट्रिन बिल्कुल रिवर्स जाता है, ये बेनिफिशियल कंपनी के लिए नहीं है, ये आउटसाइडर्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वो ये लेके चलेंगे जहां तक कंपनी के अंदर का सवाल है कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो यहां पे हमारा स्टार केस था जिसके से ये आया, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवांड। जैसे केस के फैक्ट्स बताऊं तो ये है कि लिखा था कि कंपनी के डायरेक्टर्स लोन ले सकते हैं और एक लिमिट बताई गई थी, लेकिन उस लिमिट से आप एक्सीड करोगे तो कंपनी के अंदर जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करवाना था। तो जो रेजोल्यूशन पास करवाना ये कंपनी का अंदर का मैटर है, जो लेंडर है वो नहीं देख सकता। तो वो तो ये मान के चलेगा सब कुछ नॉर्मल है, रेजोल्यूशन पास हुआ होगा, तो पास नहीं हुआ था। तो यहां उस आउटसाइडर को बेनिफिट है, वो कंपनी से पैसा ले सकता है और शेयर होल्डर इस पेमेंट को रोक नहीं सकते। लेकिन इंडोर मैनेजमेंट की इस डॉक्ट्रिन की कुछ एक्सेप्शंस हैं, और उन एक्सेप्शंस को मतलब रिवर्स हो गया ना, देखिए तो हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे यहां पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस लग गया। कंस्ट्रक्टिव मीन सवारी अपने सामान की आप जिम्मेवार है। जैसे अगर आपको इरेगुलरिटी का पहले से ही पता है, नॉलेज है उसकी, या सस्पिशन है उसके ऊपर, या फोर्जरी मतलब फ्रॉड कर रहे हैं आप, फ्रॉड को हम कभी भी लीगलाइज नहीं कर सकते, उसको हम वैलिडेट नहीं कर सकते, रॉन्ग इज ऑलवेज रॉन्ग। तो यहां कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज भी थी, जैसे फोर्जरी पे रुबेन वर्सेस ग्रेट फिंजाल कंसोलिडेटेड कंपनी, केस आना चाहिए आपको। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी पे भी केस अच्छा है, हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। इवन सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी पे आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशा एंड कंपनी। तो कुछ केस स्टडीज आपको पक्का आनी ही चाहिए।
तो विद दिस वी आर टू आवर लास्ट कंसेप्ट, और लगभग एक पेज, मैं सेकंड पेज अभी स्टार्ट कर रहा हूं, तो एक पेज के अंदर मैंने सारे के सारे सेक्शन से रिलेटेड लिख के दिया आपको। तो ये छोटा सा हिस्सा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जहां मैंने कहा सेक्शन 20 से 22, तो 3 सेक्शंस ये आएंगे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले सेक्शन 20, जो कि बड़ा अच्छा है क्योंकि ये चैप्टर नंबर 7 में इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा, एंड दैट इज सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसका मतलब है कोई भी अगर आपने डॉक्यूमेंट भेजना है तो कैसे भेजा जाएगा, यहाँ पे उस मोड तरीके का बताया गया है। और यहाँ पे प्रश्न ये है डॉक्यूमेंट कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है। तो अगर डॉक्यूमेंट भेजा जा रहा है बाय मेंबर भेज रहा है, और वो किसको भेज रहा है, टू कंपनी या कंपनी के ऑफिसर्स कह लीजिए, और इट्स ऑफिसर्स को। और दूसरा हो गया रिवर्स वे में, कि कंपनी भेज रही है बाय कंपनी, और कंपनी भेज रही है या तो मेंबर्स को या फिर आरओसी को। तो किस तरह से आप भेज सकते हैं, तो सेक्शन 20 कहता है कि आप भेज सकते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट से, एक पॉइंट। नंबर 2, और स्पीड पोस्ट, हर जगह और आता जाएगा, या कुरियर कह लीजिए, या मेंबर खुद जाके दे आए कंपनी को, जिसे कहेंगे हम पर्सनल सर्विस। और ये चारों के चारों पॉइंट आप यहां पे भी से टिक करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे यहां पे सेम हो जाते हैं। एंड देयर आफ्टर, और एक चीज आखिर में, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी आप भेज सकते हैं, सेम ओवर है। तो ये 5 पॉइंट याद रखें, 1 से 5 दोनों में सिमिलर है। लेकिन अगर कंपनी भेज रही है तो पॉइंट नंबर 6 एंड 7 भी है, दैट इज कंपनी ऑर्डिनरी पोस्ट से भी भेज सकती है। और 7वां पॉइंट है, अगर किसी मेंबर ने एक कोई स्पेशल क्या करी है, रिक्वेस्ट करी है कि मेरे को डॉक्यूमेंट इस तरीके से भेजे जाएं, तो कंपनी को वैसे ही भेजना पड़ेगा, लेकिन मेंबर को इस बात के लिए कंपनी को एक्सपेंसेस पे करने होंगे। एंड सेकेंडली एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, अगर ये जर्नल मीटिंग का नोटिस है तो हम ये मान के चलते हैं 48 आवर्स में ये आपको मिल जाएगा। बाकी अदर्स में कोई और चीज का नोटिस है तो जो भी नॉर्मल टाइम लगता है हम उसी के हिसाब से लेके चलेंगे। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 20 के बाद कम सेक्शन नंबर 21। तो 21 डील करता है ऑथेंटिकेशन ऑफ, जिसका मतलब है कोई डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं ताकि एक तरह से सर्टिफिकेशन हो जाए कि वो ट्रू एंड फेयर कॉपी है। तो ऑथेंटिकेशन किस चीज की, डीपीसी, डी से डॉक्यूमेंट वर्ड आ गया आपका, और पी से कोई भी कार्रवाई प्रोसीडिंग कह लीजिए, या सी से कोई भी कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कोई भी चीजें कहता ऑथेंटिकेट किसके द्वारा की जाएंगी। तो ये की जा सकती है बाय, मैं इसे कहता हूं कोई, KOE, और वर्ड साथ में जरूर चलेगा। तो के से है कंपनी के की मैनेजरियल पर्सोनल, ओ से आ गया कंपनी के ऑफिसर, ई से आ गया कंपनी के कोई भी एम्प्लॉइज जिनको ऑथराइज किया है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। तो ये लोग कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी के बिहाफ पे ऑथेंटिकेट मींस, जैसे आप सिंपल कह लीजिए अटेस्टेशन कर सकते हैं, साइन करना है एक तरह से इनको, तो ये लोग कर सकते हैं जब तक किसी सेक्शन में कुछ और ना लिखा गया हो। कमिंग टू द लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 22 में अगर हम कहें तो दो चीजें निकल के आती हैं। पहली आइटम, एग्जीक्यूशन का मतलब है बनाना, ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसे आप प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा कहते हैं। या फिर दूसरी बात है कि अगर कोई भी कंपनी के बिहाफ पे कह लीजिए कोई भी आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई डीड बनानी है, तो प्रश्न ये है हाउ, मतलब कैसे बनाई जाएगी, एंड कौन उसके ऊपर क्या करेगा, साइन। तो जहां तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह का सवाल है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम क्या करते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली कह लीजिए हम ड्रॉ करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इंडोर्स करते हैं, तो सारी वही चीजें जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप पढ़ के आते हैं। तो कंपनी के बिहाफ पे ये कौन करेगा, तो
तो बड़ी सिंपल सी चीज सेक्शन 22 ने कही, कोई भी आदमी जिसको ऑथराइजेशन दी गई है, एनी पर्सन ऑथराइज्ड, तो जिसको आपने कोई ऑथराइजेशन दे दी है तो ही विल डू दैट। अब नॉर्मली कंपनी में हजारों आपने काम करने हैं तो कहता वो कैसे किया जाएगा, तो कंपनी को कोई ना कोई तो क्या चाहिए, अपना एक अटॉर्नी, जिसे क्या कहते हैं एजेंट चाहिए, जो कंपनी के बिहाफ पे सारे कार्य करेगा। तो यूं कह लीजिए ये एजेंट वगैरह किस तरह से कंपनी क्या करेगी, अपॉइंट करेगी, इसके ऊपर है सेक्शन 22। क्योंकि जो वो काम करेगा, जो भी ये साइन करके काम करेगा, इससे कंपनी क्या हो जाएगी, बाउंड हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी, मींस कंपनी उसके लिए लायबल हो जाएगी। तो मेन हम पढ़ रहे हैं ये आदमी अपॉइंट कैसे होगा। तो दो बातें हैं यहां पे। पहली बात है कि क्या कंपनी की कॉमन सील है, वो रबर स्टैंप है या नहीं, इफ एनी, कॉमन सील इफ एनी, क्योंकि हम पढ़ के आए थे क्या कि कॉमन सील होना जरूरी नहीं है, अगर हो तो यहां हम कह रहे हैं कॉमन सील अगर कंपनी की है तो नेचुरल है उस कॉमन सील पे वो रबर स्टैंप लगेगी, तो ये आदमी क्या हो जाएगा, ये अटॉर्नी अपॉइंट हो जाएगा। दूसरी बात ये आती है इफ नॉट, अगर कंपनी की कॉमन सील नहीं है तो यहां पे फर्दर हमें दो सिचुएशन देखनी होती हैं, कंपनी हैविंग CS और नॉट, जिसका मतलब हो गया क्या कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है या नहीं है। तो अगर आपके यहां पे कंपनी सेक्रेटरी है तो ये अटॉर्नी कैसे अपॉइंट होगा, CS साहब साइन करेंगे प्लस डायरेक्टर, एक डायरेक्टर को साइन करना होगा और अटॉर्नी या एजेंट के नीचे अपॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो साइन किसके होंगे, तो दो डायरेक्टर साइन करेंगे एंड यू विल बी एबल टू अपॉइंट द अटॉर्नी और एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी हु विल साइन ऑल द डॉक्यूमेंट्स फॉर द कंपनी एंड द कंपनी विल बी बाउंड बाय दैट। तो बच्चों ये थी मेरी तरफ से एक फास्ट रिवीजन, हैंड रिटन रिवीजन, 1-1.5 पेज में भी इतना कुछ आप लिख के लगभग मोटा मोटा मैंने सब बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से हम कुछ एडवांटेजेस निकाल सकते हैं। थैंक यू।